नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 16 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें 3 टर्म को समझना होगा। पहला टर्म है एक्शन या फिर एक्शन इंटीग्रल क्या होता है। दूसरा टर्म है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस किसे कहते हैं और तीसरा टर्म है मोनोजेनिक सिस्टम क्या होता है या बोल सकते हैं मोनोजेनिक कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है। तो इन 3 टर्म को पहले हम समझेंगे और उसके बाद हम किसके को डिस्कस करेंगे, इस हैमिल्टन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या रहने वाला है, आज का हमारा एम रहने वाला है। अगर एम समझ में आ गया तो रोज की तरह से फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, और उसके नीचे जो पहली हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, एक्शन इंटीग्रल या फिर सिंपल एक्शन। तो पहला जो टर्म यहाँ पर हम समझेंगे कि व्हाट इज एक्शन, कि एक्शन का मतलब क्या हुआ, या फिर कभी कभी हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्शन इंटीग्रल बोलते, क्या बोलते हैं, एक्शन इंटीग्रल। देखो बड़ा सिंपल है एक्सप्लेन करना। सिंस वी नो एल को किस तरह से डिफाइन किया था हमने, एल होता है मेरे पास क्या, टी माइनस वी, और इसे हम क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन, लैग्रांजियन। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इस लैग्रांजियन का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड फ्रॉम टाइम t1 टू t2, और इसी इंटीग्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्शन इंटीग्रेशन बोल देते हैं, या फिर एक्शन इंटीग्रल बोल देते हैं, या सिंपल एक्शन बोल देते हैं। और अलग अलग बुक में इसको हमने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस एक्शन इंटीग्रल इज रिप्रेजेंटेड बाई एस। तो एस इक्वल टू इंटीग्रेशन एल डी टी, एल लिमिट फ्रॉम t1 से t2, और इसी इंटीग्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्शन इंटीग्रल बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्या था, डेफिनेशन था, सिंपल सा क्या हमारे पास टर्म था। पहला टर्म हो गया। अब दूसरा टर्म जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल सबने समझा है, ठीक है। तो अज्यूम कर लिया कि इस तरह से मेरे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है और इनिशियली ये कहाँ पर था, x, 0,0 पर था। फिर क्या हुआ, माना ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और ये मूव करके कहाँ पहुँच गया, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो गए, x, y हो गए। जो x, y है वो क्या है मेरे पास, पोजीशन कोऑर्डिनेट है। ये क्या है मेरे पास, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसके मोशन को एक स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कौन सा स्पेस ड्रॉ करूंगा, तो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एक स्पेस यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड दैट स्पेस विल बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या पूछते हैं कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन स्पेस, या पूछते हैं एक्स वाई जेड स्पेस, होगा नहीं होगा। यानी इसके मैं मोशन को इस एक्स वाई जेड या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये क्या है, एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है मेरे पास, जेड है। और जो मेरा पेंडुलम है वो कहाँ मूव कर रहा है, इस एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये जो मैंने यहाँ पर स्पेस बनाया ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, और वो जो हमारा पेंडुलम है वो कहाँ मूव कर रहा है, इस एक्स वाई स्पेस में या एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक स्पेस बना रहे हैं, एंड दिस स्पेस इज नोन एज 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या हुआ। अब जरा समझो, अगर मैं इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की बात करूं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और हमने पढ़ा है इन केस ऑफ पेंडुलम वी हैव ओनली 1 जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड दैट इज अवर थीटा। ये जो एंगल है ये क्या होता है हमारे पास, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। दिस इज अवर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट इनफ होता है इस पेंडुलम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ अगर यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जो संख्या है वो कितनी है, 1 है। अब जो नेक्स्ट लाइन बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जो नंबर है वो कितना है, 1 है। तो जो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस होगा वो भी कितना होगा, 1 डायमेंशनल होगा। कहने का मतलब ये है जब मैं फिजिकल स्पेस की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस,
वो एक्चुअल में किसको दिखा रही होती हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट के, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट को दिखा रही होती हैं। लेकिन अगर जब मैं किसकी बात करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस की बात करता हूँ, तब वहाँ पर जो एक्सेस होंगी या डायमेंशन होंगी वो किसको दिखा रही होंगी, वहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट को दिखा रही होंगी। अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज अवर थीटा एक्सेस, ठीक है, मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पर, एक कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस ड्रॉ किया, एंड दिस इज अवर थीटा एक्सेस एंड लेट अस से दिस इज अवर टाइम एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस है, टाइम एक्सेस है। तो ये मेरे पास क्या है, वन डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस है। तो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में जहाँ यहाँ एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं, उस केस में, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस के केस में, यहाँ पर उनको कौन रिप्लेस कर देता है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं वो रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, वन डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है। थोड़ा बात समझ में आ रही है, थोड़ा फील आ रही है कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से क्या मतलब हुआ। ओके, थोड़ा और समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में जो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, n है, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया कि किसी एक सिस्टम के लिए, फॉर एनी सिस्टम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास क्या है, Q1 है, दूसरा क्या है, Q2 है, और तीसरा क्या है, Q3 है, एंड सो ऑन, Qk है, और फिर यहाँ पर क्या है, Qn है। और जो k मेरा यहाँ पर लाई कर रहा है वो कहाँ से लाई कर रहा है, जो k है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक। यानी मेरे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है किसी भी एक सिस्टम के लिए। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि जो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आपका आंसर होगा उसकी डायमेंशन भी n होगी। यानी जितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे उतने ही उस कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस की डायमेंशन भी होगी। अब उस कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर n लाइन तो खींचूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन खींच रहा हूँ। तो ये वो एक लाइन है और दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग Qk, और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेकर 1 तक लाई कर रही है। और ये मेरे पास क्या आ गया, t आ गया। ये टाइम एक्सेस है और ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अलोंग एक्सेस है, या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाली एक्सेस है। और ये जो मेरे पास स्पेस बना, दिस स्पेस इज n डायमेंशनल क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ये क्या है मेरे पास, n डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं जरा। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक फ्री पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, और इस फ्री पार्टिकल के लिए मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस ड्रॉ करना है, ठीक है। फ्री पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जो फ्रीली हमारे आसपास क्या कर रहा है, घूम रहा है। ओके, अब फ्री पार्टिकल को, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने चाहिए हमको, 3 चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस पार्टिकल के लिए जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। अगर एक्स वाई जेड इन दिस केस एक्ट लाइक ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इट मीन फॉर दिस एग्जाम्पल दिस एक्स वाई जेड सिस्टम इज एक्ट लाइक ए कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। जरूरी नहीं है कि हर बार जो फिजिकल स्पेस होता है वो एज ए कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या हो, ट्रीट हो, लेकिन कुछ केस में क्या हो सकता है, वो एज ए कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस ट्रीट हो सकता है। जैसे इस केस में हमारा कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस अलग था और हमारा जो फिजिकल स्पेस है वो अलग है, लेकिन इन केस ऑफ फ्री पार्टिकल हमारा जो फिजिकल स्पेस है वही क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस है। क्योंकि हमको साफ साफ पता है कि किसी भी फ्री पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमको चाहिए वो सिर्फ कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो भी कितनी होगी, 3 होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इन दिस केस दिस फिजिकल या 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस इज एक्ट लाइक ए अवर कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, ठीक है। तो दिस इज अवर 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, ठीक है। थोड़ा बहुत फील आ रही है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी पार्टिकल के मोशन को हम किस तरह से इस कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अब जरा सोचो, जब हम फिजिकल स्पेस की बात करते हैं, जब कोई पार्टिकल फिजिकल स्पेस पर मूव कर रहा है तो कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंज होंगे।
लेकिन अगर कोई पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में मूव कर रहा है, या हम ये बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल या फिर कोई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में हम उसके मोशन को देखना चाहते हैं, तो कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे या नहीं होंगे? आंसर है हाँ जी, होंगे। यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के या किसी सिस्टम के मोशन को कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में देखेंगे तो उसके कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे? जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ना कि पोजीशन कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां पर इसके पाथ को ड्रॉ करूंगा, किस पर? फिजिकल स्पेस में किसी भी एक सिस्टम के पाथ को ड्रॉ करूंगा तो कौन सा पाथ आएगा? एक्चुअल पाथ आएगा। लेकिन अगर मैं कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में किसी भी एक सिस्टम के मोशन के लिए पाथ ड्रॉ करूंगा, जरूरी नहीं है कि वहां पर कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में जो पाथ है वो इस फिजिकल स्पेस में पाथ के साथ क्या कर जाए? मैच कर जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है आपको बात? ओके, अगर मैं यहां पर एक्स और वाई के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ यहां पर देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन अगर मैं यहां पर इस स्पेस में थीटा और टी के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, कैसी लाइन आएगी? ऐसे ऑसिलेट करेगा ये, थीटा ऐसे तो वेरी करेगा। आंसर है हाँ जी, करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? जरूरी नहीं है कि ये दो पाथ क्या कर जाए? एक दूसरे के साथ मैच कर जाएं। ठीक है, यानी इस पर जो पाथ निकल के आएगा इन कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, जो सिस्टम का पाथ होगा, यहाँ पे स्टेट नहीं होगा। ठीक, टाइम भी आगे साथ वेरी करेगा। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में जो सिस्टम के द्वारा फॉलो किया गया पाथ है वो इस 3 डायमेंशनल फिजिकल स्पेस में एक्चुअल जो पाथ होगा, इस पर जो पाथ होगा वो एक्चुअल पाथ होगा। तो इस पर जो एक्चुअल पाथ है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या कर जाएं? एक दूसरे के साथ मैच कर जाएं। ठीक है, कभी कभी मैच भी कर सकते हैं, जैसे इस केस में क्या कर जाएंगे? मैच कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए जो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस है और जो फिजिकल स्पेस है वो क्या है? सेम है। तो इस केस में जो पाथ इन फिजिकल स्पेस मूव कर रहा होगा पार्टिकल, वही या सिस्टम वही कहाँ कर रहा होगा? इस कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में भी मूव कर रहा होगा, सेम उसी पाथ में क्या कर रहा होगा? इस कॉन्फ़िगरेशन से मूव कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं होगा, यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये क्या हो गया? हमारा कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं किसके बारे में। हमारे पास क्या था? लास्ट वाला टर्म क्या बोला था मैंने? मोनोजेनिक सिस्टम। तो हिंट डालो क्या? मोनोजेनिक सिस्टम। उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो मैं कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, हिंट डालो क्या? मोनोजेनिक सिस्टम। क्या होता है मोनोजेनिक सिस्टम? जरा समझो। मान लिया हमारे पास कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम मूव कर रहा है, यानी उस पर क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं। तो उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक्सेप्ट फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट को छोड़कर जितने भी उसमें फोर्स लग रहे हैं, अगर उन सब फोर्स को मैं पोटेंशियल से ड्राइव कर सकता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर किसी सिस्टम में लगने वाले सारे के सारे फोर्स को एक्सेप्ट कौन से वाले? फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, अगर सारे के सारे फोर्स को मैं किससे ड्राइव कर सकता हूं? उसके पोटेंशियल की हेल्प से ड्राइव कर सकता हूं। और जो पोटेंशियल v है, एंड दिस v इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम। पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन है, और जितने भी फोर्स हैं उन सब को मैं क्या कर सकता हूं? इस पोटेंशियल की हेल्प से ड्राइव कर सकता हूं। देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज मोनोजेनिक सिस्टम। तब उस तरह के सिस्टम को मैं क्या बोल देता हूं? मोनोजेनिक सिस्टम बोल देता हूं। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक जो फोर्स, जिसको मैं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट बोल रहा हूं, उनको छोड़कर, ठीक है, उनको छोड़कर जितने भी फोर्स हैं उन फोर्स को मैं इस पोटेंशियल की हेल्प से ड्राइव कर सकता हूं, या बोलते हैं उन फोर्स तक मैं पहुंच सकता हूं। देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज मोनोजेनिक सिस्टम। दूसरा आता है क्या? कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम, जो कंजर्वेटिव सिस्टम होता है वो भी मोनोजेनिक सिस्टम का एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है, इस केस में जो हमारा पोटेंशियल है वो पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम तीनों का फंक्शन है। लेकिन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम जो मेरा पोटेंशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन होता है या बोल सकते हैं पोजीशन का फंक्शन होता है। एंड इन दिस केस फोर्स कैन बी डिराइव फ्रॉम इट्स पोटेंशियल लाइक दिस, पार्शियल v अपॉन पार्शियल आर। ये तो पढ़ा ही हमने। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोल देते हैं हम? कंजर्वेटिव सिस्टम बोल देते हैं, जहां पर हम फोर्स को पोटेंशियल से ड्राइव कर सकते हैं। एंड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इज ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, अगर ये पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम तीनों का फंक्शन है, देन इट इज मोनोजेनिक।
अगर ये सिर्फ पोजीशन का है और फोर्स को हम पोटेंशियल से ड्राइव कर सकते हैं, देन इट इज कंजर्वेटिव एज वेल एज मोनोजेनिक। क्लियर बात? ओके, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मोनोजेनिक कंजर्वेटिव सिस्टम। नाउ इतना कुछ सब करने के बाद अब हम आते हैं किसमें, अपने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल पर। पहले समझते हैं कि हैमिल्टन प्रिंसिपल है क्या, फिर उसका एक स्टेटमेंट है उसे लिख लेंगे, फिर हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल से भी हम क्या कर सकते हैं, लैग्रांज इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, और यही क्या है इसकी खूबसूरती है। क्लियर बात? तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। क्या होता है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की जब भी हम बात करेंगे, जो स्पेस होगा, जिस स्पेस में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा होगा, वो कौन सा स्पेस होगा, हमारा कॉन्फिगरेशनल स्पेस होगा। ठीक है, तभी हमने क्या किया, कॉन्फिगरेशनल स्पेस पहले पढ़ लिया। लेट अस कंसीडर, हमारे पास क्या है, एक कॉन्फिगरेशनल स्पेस है इस तरह से, और कितने डायमेंशनल है, n डायमेंशनल है, और जो क्यू के है वो मेरे पास किसको दिखा रहा है, इसकी जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उन एक्सेस को दिखा रहा है, और के कहाँ से कहाँ तक है, के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक हो सकती है, और ये मेरे पास क्या है, टाइम एक्सेस है। ठीक है, नाउ अज्यूम कर लिया किसी एक टाइम t1 पर, कोई एक टाइम t1 था, और हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ पर है, इधर पर है, और लेट अस से दिस पॉइंट A। फिर कुछ टाइम बीता, टाइम t1 से कितना हो गया, t2 हो गया, और हमारा सिस्टम A पॉइंट से B पॉइंट पर चला गया, और B पॉइंट पर टाइम कितना है, t2 है। अब क्वेश्चन ये है कि जब सिस्टम पॉइंट A से पॉइंट B पर गया, तब उसने कौन सा पाथ फॉलो किया। आंसर है यहाँ पर नंबर ऑफ पाथ क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है, पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है, पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा और भी यहाँ पर पाथ हो सकते हैं। पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है, या फिर इस पाथ से भी जा सकता है। अब क्वेश्चन है, उस पार्टिकल ने, या बोलते हैं उस सिस्टम ने, पार्टिकल कहना अच्छा लग रहा है, क्या बोलूँगा, सिस्टम बोलेंगे, तो इस सिस्टम ने ए से बी जाने के लिए कौन सा पाथ चूज किया होगा। इसी का आंसर कौन देता है, हमारा हैमिल्टन्स प्रिंसिपल देता है। ये बोलता है कि ये जो सिस्टम है ए से बी तक जाने में, या फिर फॉर दिस टाइम इंटरवल जो पाथ फॉलो करेगा वो पाथ होगा जिसके लिए एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, स्टेशनरी होगी। क्या होगी, अब यहां पर एक शब्द आया स्टेशनरी, इसको अभी हम समझेंगे कि इस स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कि ये जो मेरे पास सिस्टम है ये उस पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ के अलोंग जो एक्शन इंटीग्रल एच है उसकी वैल्यू कैसी होगी, स्टेशनरी होगी। यहाँ बोल सकते हैं कि फॉर दिस इंटीग्रेशन दिस एल डी टी फ्रॉम T1 से T2 दिस विल बी स्टेशनरी। ये हमारा क्या होगा, स्टेशनरी होगा। ओके, तो इस पाथ को क्या करेगी, क्या करेगा, हमारा सिस्टम फॉलो करेगा, एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। क्लियर है बात ना? जो मैंने यहाँ पर समझाया आपको, इसी को हम क्या कर लेते हैं, शब्दों में इसके स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ मिटानी पड़ेगी, तो इसको आप नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, नोट करा रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर कंजर्वेटिव हॉलोनोमिक, हॉलोनोमिक क्या होता है आप जानते हो, ठीक है, जो हमने पहले डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में, कि जिसमें जो कंस्टेंट होंगे वो कैसे होंगे, हॉलोनोमिक कंस्टेंट होंगे, बीच में क्या साइन होगा, इक्वल का साइन होगा। ठीक है, हॉलोनोमिक सिस्टम इट्स मोशन फ्रॉम टाइम T1 टू T2, टाइम T1 टू T2, टाइम T1 सच दैट द लाइन इंटीग्रेशन दिस लाइन इंटीग्रेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस लाइन इंटीग्रेशन हैज स्टेशनरी वैल्यू फॉर द करेक्ट पाथ ऑफ मोशन। यानी करेक्ट पाथ के लिए इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, स्टेशनरी होगी। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होगा, तो मीनिंग ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया। जो मैंने यहाँ पर आपको वर्बली बताया या उसने मुखाग्री बताया, वो मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से लिख के दिखा दिया। यही क्या है, इसका स्टेटमेंट है। याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, यहाँ समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, समझ के भी लिख सकते हो। और ये मैंने डेफिनेशन किताब से एज इट इज यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, ओके। ना अब समझते हैं कि भैया स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, जरा समझो। अभी हमने देखा कि ये मेरे पास क्या है, एक कॉन्फिगरेशनल स्पेस है, ये टाइम एक्सेस है, और ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा सिस्टम इस टाइम T1 से कहाँ गया, T2 तक गया। कहाँ से कहाँ गया, टाइम T1 से T2 में गया, और पॉइंट A से पॉइंट B तक क्या हो गया, ये मूव कर गया। और अज्यूम कर लिया ये क्या है, करेक्ट पाथ है, दिस इज अवर करेक्ट पाथ, दिस इज अवर करेक्ट पाथ।
ये कौन सा पाथ है, करेक्ट पाथ है, ठीक है। यानी इस पाथ के अलोंग इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, स्टेशनरी रहने वाली है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पाथ को थोड़ा सा वेरी कर रहा हूं। अब कितना थोड़ा सा, यानी इनफेडिजिबल डिस्प्लेस कर रहा हूं। किसको, इस पाथ को। जो पाथ ये था ना, ए बी पाथ ऐसे था, इस पाथ को मैंने क्या कर दिया, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अवर वेरिड पाथ। ये कौन सा पाथ है हमारा, वेरिड पाथ है। दिस इज अवर वेरिड पाथ। नाउ अब देखो, जैसे पाथ वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी वेरी करेगी अलोंग दिस लाइन। और अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर वेरिएशन इन पाथ, देन अगर इसकी वैल्यू स्टेशनरी है, देन वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन एस विल बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही मतलब किसका होगा, स्टेशनरी का होगा। यानी अगर मैं क्या करूं, इसके पाथ को एक बहुत छोटा सा अमाउंट क्या करूं, डिस्प्लेस करूं या फिर वेरी करूं, तब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। देन वेरिएशन इन दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0। या इसको हम कह सकते हैं, इसको क्या पुट कर दो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी कितना आ जाएगा ये, वेरिएशन इन एल डी टी फ्रॉम टाइम t1 से t2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कभी कभी हम हैमिल्टन प्रिंसिपल को इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी अगर मैं जो करेक्ट पाथ फॉलोड बाय सिस्टम है, अगर उस पाथ को मैं इनफेडिजिबल डिस्प्लेस कर दूं, तब उस डिस्प्लेस पाथ के अलोंग जो इसकी वैल्यू में वेरिएशन आएगा, या फिर वेरिड पाथ में पाथ को वेरी करने से इसमें जो वेरिएशन आएगा वो कितना होगा, हमारा 0 होगा। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस करेक्ट पाथ के अलोंग इसकी वैल्यू क्या थी, स्टेशनरी थी। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, ठीक है। अब हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो लैग्रांज इक्वेशन है उसे भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या रहती है, एक इजी मेथड रहती है लैग्रांज इक्वेशन तक पहुंचने की, या बोल सकते हैं लैग्रांज यूलर इक्वेशन तक पहुंचने की, जो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। आजकल थोड़ा सा एक चीज़ जो आप लोग कमेंट करके बोल रहे हो कि लेक्चर रोज़ नहीं आ पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ये एक्सक्यूज नहीं मार रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले चीज़ तो क्या था, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और कुछ बच्चे पूछ रहे थे किसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बीएड कर रहा हूँ मैं, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। दूसरी चीज़, मैं पढ़ाता भी हूँ स्कूल में, तो थोड़ा टाइम वहाँ भी क्या हो जाता है, देना पड़ता है। मतलब जितना स्कूल का टाइम होता है देना ही पड़ता है ना उधर, 6 घंटा। और फिर कभी कभी घर आके थक जाता हूँ, तो वो भी है। मैं एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा पूरा मन करता है, जब भी मेरे पास एनर्जी होती है, जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता हूँ, सामने कैमरा होता है, कैमरा का बटन दबता है और मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, आज का हमारा लेक्चर है। हाँ, अगर लेक्चर समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप करते ही हो और ऐसे ही प्यार देते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।